नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 7वां पाठ है सूक्ष्म पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की। इसमें सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ठोस कचरा, द्रव कचरा ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने पहले देखा है कि आपको मालूम है कि बायोगैस संयंत्र है, कंपोस्ट खाद जो निर्मित की जाती है, उस ठोस कचरे का निपटारा करने के लिए सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है। मतलब आजकल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। फिर भी जो है रोज जो है शहरों में, गांवों में लाखों टन कचरा जो है रोज निकलता है। अब विचार कीजिए कि इस इतने कचरे का निपटारा कैसे किया जाता होगा। इसके लिए जो है भूमि भरण स्थल जो है ये निश्चित किए जाते हैं। चलिए हम आकृति द्वारा समझते हैं भूमि भरण स्थल क्या होते हैं। शहरों में इकट्ठा हुए विघटनशील कचरे को इस पद्धति के उपयोग से जो है निपटारा इसका किया जाता है। शहरी बस्तियों से दूर खुली जगह पर एक बड़ा गड्ढा किया जाता है और उसमें प्लास्टिक का एक अस्तर लगाया जाता है और कचरे से अशुद्ध और विषैला द्रव झरकर जो है मिट्टी का प्रदूषण न हो, इसके लिए ये प्लास्टिक का अस्तर अंदर लगाया जाता है। दाब देकर संपीड़ित किया हुआ वनस्पति का कचरा, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। दाब देकर जो वनस्पति का कचरा होता है वो गड्ढे में डाल दिया जाता है। इसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है या लकड़ी का भूसा डाला जाता है या हरा कचरा डाला जाता है या विशिष्ट जैव रसायन की परत चढ़ाते हैं। कुछ जगहों पर इसमें बायोरिएक्टर्स भी मिलाते हैं जिसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। कचरा और मिट्टी, इनके सूक्ष्मजीव कचरे का विघटन करते हैं। जब गड्ढा पूरा भर जाता है तो मिट्टी से इसको लेप कर बंद कर दिया जाता है। कुछ हफ्तों के बाद उस जगह पर ये उत्कृष्ट खाद तैयार हो जाती है और खाद निकालने के बाद खाली हुआ जो भूमि भरण स्थल होता है पुनः इसका उपयोग कर लिया जाता है। ग्राम पंचायतें, नगर निगम और विशेषतः महानगर निगम कचरा उठाने वाले वाहनों का आप निरीक्षण कीजिए। अगर आजकल जो है निरीक्षण करने पर देखेंगे कि गाड़ियों में ही कचरे को दबाकर उसका आयतन कम करने की सुविधा होती है। इस विधि को करने के क्या लाभ होंगे? जब कचरा जो है पहले से दबा हुआ रहेगा तो गड्ढा जो है आसानी से जो है नीचे कचरा जो है उसमें चला जाएगा और गड्ढा जो है उचित प्रकार से भर जाएगा। तब जो है इसको बंद करना सुविधाजनक हो जाएगा। इसके बाद बचा आता है घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन। गाँवों के जो अपने घर का गंदा पानी गाँव में जो है ये पास की ज़मीन में छोड़ दिया जाता है या बायोगैस संयंत्र में छोड़ दिया जाता है। लेकिन बड़े शहरों में जो इकट्ठा होने वाला गंदा पानी होता है वो जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाया जाता है और वहाँ पर उस पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया करनी पड़ती है। गंदे जल के किसी भी यौगिक का विघटन करने वाले, उसी प्रकार अगर उस पानी में कॉलेरा, दस्त, विषम ज्वर के जीवाणु होंगे तो उनको नष्ट करने वाले सूक्ष्मजीव उस पानी में मिलाए जाते हैं और वे उस गंदे जल में स्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं ये सूक्ष्मजीव और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु ये गंदे जल में स्थित मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं। अब ये जो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु ये गंदे जल में स्थित जो मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि नीचे तल में जमा हुआ जो अपशिष्ट होता है, व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं, उसका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है बाद में। और ऐसी सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया होने के बाद जो बाहर निकलने वाला पानी होता है, इसका प्रवाह, ये जो पानी होता है पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षित होता है। गंदे जल से प्रवाहित हुए पर्यावरण का जैव उपचार करने हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है।
अब आपको जानकारी हासिल करने के लिए लिखा हुआ है कि कचरे का सूक्ष्म जैविक विघटन ठीक से होने के लिए उस कचरे में कौन कौन सी चीजें नहीं होना चाहिए, आपके घर या इमारत में निर्माण होने वाले गंदे जल की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, इसको जो है आपको जानकारी हासिल करना है। इसके बाद आता है स्वच्छ तकनीक, क्लीन टेक्नोलॉजी। मनुष्य ने तकनीकी क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और जल प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, उसको हम देखते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित रसायनों का नाश करने की क्षमता सूक्ष्म जीवों में प्राकृतिक तौर पर ही पाई जाती है। पर्यावरण को स्वच्छ अपने आप प्राकृतिक रूप से ही सूक्ष्मजीव करते रहते हैं। इसी क्षमता का उपयोग करके हाइड्रोकार्बन्स और अन्य रसायनों का रूपांतरण किया जाता है। इसमें पहला क्या है, कुछ सूक्ष्मजीव ईंधन में स्थित गंधक को निकाल देते हैं। निम्न दर्जे के जो अयस्कों से तांबा, लोहा, यूरेनियम और जस्ता जैसे धातुओं का पर्यावरण में समावेश होता है, तो थायोबैसिलस और सल्फोलोबस जीवाणुओं की सहायता से इन धातुओं का पर्यावरण में समावेश होने से पहले ही यौगिकों में रूपांतरण किया जाता है। समुद्र में बहुत सारे कारणों से पेट्रोलियम तेल का रिसाव होता है। ये तेल जलचरों के लिए घातक होता है, विषैला साबित हो सकता है। पानी पर जो तेल की परत फैल जाती है, उसको समुद्र का पानी कैसा होता है, हिलता रहता है। तो इस तेल की परत को यांत्रिक पद्धति से दूर करना आसान नहीं होता। अगर रुका हुआ पानी होता है तो तेल की परत को निकाल सकते हैं, लेकिन समुद्र का पानी कैसा हिलता रहता है, जिससे यांत्रिक पद्धति से इस तेल की परत को आसानी से निकालना आसान नहीं होता है, दूर करना। लेकिन एल्केनी वोरेक्स, बोर्क्यूमेंसिस और स्यूडोमोनास, ये 3 नाम याद रखना है बच्चों। एल्केनिवोरेक्स, बोर्क्यूमेंसिस और स्यूडोमोनास जीवाणु में पिरिडीन्स तथा अन्य रसायनों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए तेल की परत को नष्ट करने के लिए इन जीवाणुओं के समूह का उपयोग किया जाता है। ये एल्केनिवोरेक्स, बोर्क्यूमेंसिस है और ये स्यूडोमोनास जीवाणु है। इनके चित्र आपकी किताब में भी दिए हैं। एल्केनिवोरेक्स, बोर्क्यूमेंसिस और स्यूडोमोनास, ये दोनों जीवाणु जो है पिरिडीन्स और अन्य रसायनों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तेल की परत को नष्ट करने के लिए इन जीवाणुओं के समूह का उपयोग किया जाता है। इन्हें हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया कहा जाता है। HCB हाइड्रोकार्बन का अपघटन करते हैं, उसमें स्थित कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग करवाते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। प्लास्टिक की बोतलें, PET जो पॉलीएथिलीन, टेरेप्थेले, पॉलिस्टर, इन रासायनिक पदार्थों से बनी होती है। आजकल नगरीय कचरे का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्लास्टिक ने घेर रखा है। आइडोनेला साकिएंसिस विब्रियो प्रजाति PET का विघटन करते हैं, ऐसा पाया गया है। उसी प्रकार कचरे में स्थित रबर का विघटन करने की क्षमता एक्टिनोमाइसेसिस, स्ट्रेप्टोमाइसेसिस, नॉर्कोर्डिया, एक्टिनोप्लेंस, इन जीवाणुओं की प्रजातियों में पाई जाती है। कारखानों से निकलने वाले पदार्थ और अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिससे प्रतिमाओं, पुलों और इमारतों में स्थित धातुओं का क्षरण होता है। ये आप जानते ही हो। एसिडोबैसिलस, फेरोऑक्सीडेंस और एसिडिफिलियम प्रजाति के जीवाणुओं के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यह ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए अम्लीय वर्षा से होने वाले भू प्रदूषण को ये जीवाणु नियंत्रित करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एसिडोबैसिलस, फेरोऑक्सीडेंस, ये जीवाणु दिखाए गए हैं।
ये इनके लिए जो है सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए अम्लीय वर्षा से होने वाले भू प्रदूषण को ये जीवाणु नियंत्रित करते हैं। परमाणु ऊर्जा के प्रकल्पों में पर्यावरण में छोड़े जाने वाले जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं और विद्युत विलेपन की प्रक्रिया में जो निरुपयोगी पदार्थ बनते हैं, उसमें यूरेनियम के जल में घुलनशील लवण पाए जाते हैं। यूरेनियम के जल में घुलनशील लवण पाए जाते हैं। ये जियोबैक्टर जीवाणु है। ये यूरेनियम के इन घुलनशील लवणों को अघुलनशील लवणों में रूपांतरित करके भूजल स्रोतों में मिलने से रोकते हैं। यहाँ पर देखिए जियोबैक्टर जीवाणु दिखाए हुए हैं। ये क्या काम करते हैं? जो यूरेनियम के घुलनशील लवण होते हैं पानी में, उनको अघुलनशील लवणों में रूपांतरित कर देते हैं, जिससे वो पानी में घुलते नहीं हैं और भूजल स्रोतों से मिलने से रोकते हैं। अब बचा आता है सूक्ष्म जीव और खेती। ठीक है, अब यहाँ पर सूक्ष्म जीव और खेती बताइए तो फलीदार वनस्पतियों की जड़ों की गांठों में और मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं? ये बच्चा आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है कि फलीदार वनस्पतियों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। इसी प्रकार जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, एजेटोबैक्टर होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये शैवाल होती है, ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद बचा आता है सूक्ष्म जैविक टीके। किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो सूक्ष्म जीवों से कुछ उपयुक्त टीके बनवाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा देखिए कितना काम करवाया जा रहा है। खेती के लिए भी सूक्ष्म जीव उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। बीजों की बुआई से पूर्व जो है बीजों में इन पोषक टीकों को फुहारा जाता है। इन टीकों को वनस्पति में लसीकृत किया जाता है। टीकों में स्थित सूक्ष्म जीव इन वनस्पतियों को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करते हैं और उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। वनस्पतिजन्य अन्य घटकों को उच्च प्रतिका बनाते हैं। जैव खेती करते समय कृत्रिम नाइट्रोजिनेस एजेटोबैक्टर ये इसके युक्त जो है द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। तो ये सूक्ष्म जैविक टीके हैं जो कि वनस्पति को जो है पोषक द्रव्य उपलब्ध कराते हैं और वनस्पति को बढ़ाने में कार्य करते हैं। अब रासायनिक खादों से होने वाला जो भू प्रदूषण होता है, रासायनिक खाद जो है हानिकारक होती है जिससे मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है। तो खेती के उद्योग में रासायनिक जंतुनाशक, कीटनाशक, इनके माध्यम से फ्लोरासिटामाइड जैसे रासायनिक द्रव्य मिट्टी में मिल जाते हैं। ये अन्य वनस्पति तथा जानवरों के लिए भी घातक होते हैं। मनुष्य के लिए भी ये त्वचा रोग कारक सिद्ध होते हैं। ये मिट्टी में घुलकर कीटनाशक सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। ये मिट्टी में घुले हुए कीटनाशक मिट्टी में घुल जाते हैं तो जो कि हानिकारक होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए जैव कीटनाशक, मतलब जैव कीटनाशक भी तैयार किए गए हैं कि प्राकृतिक रूप से ये कीटकों का नाश करते हैं। जैव कीटनाशक अर्थात क्या? जीवाणु, कवक, इनसे प्राप्त की गई और फसलों पर स्थित जंतु, कीट, रोग जंतु का नाश करने वाले द्रव्य होते हैं। जीवाणु से प्राप्त जो टॉक्सिन्स जैव तकनीकी से सीधे वनस्पतियों में ही डाल दिए जाते हैं और कीटक के लिए ये विषैले होने के कारण कीटक जब इन वनस्पतियों को खाते हैं तो जीवाणुओं की भांति ही कवक और विषाणुओं की इन प्रजातियों का उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला उप उत्पाद स्पाइनोसैड यह जैव कीटनाशक है। अब कभी कभी आपको जैव कीटनाशक का नाम पूछा जा सकता है, तो जैव कीटनाशक का नाम क्या है? स्पाइनोसैड, ये जैव कीटनाशक का नाम है। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि वनस्पतियों की पत्ती खाने वाली जो इल्ली है तो वो पौधों को नुकसान पहुँचाती है, लेकिन जो है जैव कीटनाशक के कारण जो है ये इल्लियाँ ही खत्म हो जाती है। वनस्पतियों को जब वो खाती है तो इल्लियाँ समाप्त हो जाती हैं।
कचरा भरने के लिए आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले जैव विघटनशील बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अर्थात पॉलीलैक्टिक एसिड है। आवश्यकता के अनुसार ही इन सामग्रियों का उपयोग कीजिए और पर्यावरण बचाइए। इसे निश्चित ध्यान रखिए बच्चों। आज बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 7 खत्म होता है और आपको जो है ये पूरा पाठ तैयार करना है, प्रश्नोत्तर लिखना है, उसको याद करना है और कई तरह के प्रश्न बीच बीच में से भी आते हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। आज इतना ही, धन्यवाद।